Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हो जाएगा, है ना। तो ये रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बना लिया था हमने, जिसके अंदर हमने कुछ भी कोड नहीं लिखा था, राइट। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर का डिस्क्रिप्शन समझना है हमको, इसके अंदर जो अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं वो क्या क्या है, कहां पर क्या कोड लिखा हुआ है, क्या कोड लिखा हुआ नहीं है, और ये प्रोजेक्ट चल कैसे रहा है, राइट। क्योंकि प्रोजेक्ट चलाने का तरीका क्या था, क्या प्रोजेक्ट के अंदर आओगे और क्या कमांड चलाओगे, npm स्टार्ट, और ये आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा, ब्राउजर सर्च करेगा, आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसे ओपन कर देगा, और इस तरीके से ये एक 3000 पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट रन हो जाएगा, और ये लुक आप सबको दिख गया होगा, राइट। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि पहले तो रिएक्ट है क्या, है ना। मैं टेक्स्ट एडिटर ले आता हूं टाइपिंग के लिए। रिएक्ट जेएस की अगर हम बात करें तो बेसिकली रिएक्ट जेएस is a JavaScript library for building single page component based UI, राइट। तो इसमें कुछ बातें हमको सब, ये जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, कोई नई लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट पे ही बिल्ड करके एक लाइब्रेरी, एक टूल बना हुआ है, राइट। जो क्या बनाने के लिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब सिंगल पेज, अब कंपोनेंट की कहानी हम बाद में समझेंगे, पहले हम सिंगल पेज समझ लेते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। नॉर्मली आप जो एप्लीकेशन चला रहे हो, है ना, जैसे अगर हम रेडिफ की बात करें, अभी रेडिफ ओपन कर लेता हूं, नॉर्मल साइट है, तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, ये मल्टीपल पेज एप्लीकेशन है। जैसे मैंने रेडिफ ओपन किया तो क्या हुआ, ये साइट आ गई आपकी, होम पेज जो आना चाहिए था, ये पूरा का पूरा होम पेज आ गया आपके पास। अब मैं अगर कहां क्लिक कर रहा हूं, मान लो स्पोर्ट्स पे, तो फिर क्या होगा, रीलोड हो गया, नया पेज आ गया आपके पास, राइट। फिर मैंने बिजनेस पे क्लिक करा, तो ये बिजनेस का पेज आ गया। तो जितनी बार आप अलग अलग लिंक्स पे क्लिक करोगे तो होने क्या वाला है, जितनी बार आप नई जगह पे क्लिक करोगे फिर से नया पेज रीलोड होगा। तो इस रीलोडिंग में एक प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार आपका पेज बदलता है, पेज बदलने का मतलब कि मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया, सर्वर पे क्या गई होगी, रिक्वेस्ट, और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग मुझे एक नया पेज सेंड किया होगा। वो नया पेज एज ए रिस्पॉन्स किसके पास आएगा, आपके ब्राउजर के पास। और ब्राउजर को क्या करना पड़ेगा, पूरा डॉम प्रिपेयर करना पड़ेगा। डॉम आप समझते हैं, जावास्क्रिप्ट आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी डिजाइन है, यानी कि अगर इसका पेज सोर्स देखूं तो इसमें HTML, हेड, मेटा, कुछ CSS लगी हुई है, कुछ जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। ये पूरा का पूरा डॉम आपके ब्राउजर को क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा, राइट। फिर से अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर से नया पेज आया, फिर से आपका डॉम रीजनरेट होगा शुरू से लेके आखिरी तक। तो जितनी बार आपका ये पेज बदलेगा, जितनी बार आप अलग अलग लिंक्स पे क्लिक करोगे, तो आपका डॉम जो है वो बार बार क्या होने वाला है, रीजनरेट होने वाला है, राइट। इट मींस कि इसमें परफॉर्मेंस इशू है। क्यों, क्योंकि जितनी बार आपका पेज ओपन होगा डॉम बार बार बनेगा। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि इसमें कुछ चीजें तो ऐसी जो हर पेज पे आ रही हैं, जैसे ऊपर वाला देखो, रेडिफ वाला जो पट्टा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तो हर पेज पे आ रहे हैं ना। मैं न्यूज पे भी जाऊंगा तब भी वही मेनू आना है, वही रेडिफ, वही ईमेल। ये ऊपर वाला डॉम तो वैसा का वैसा ही है, नीचे जो एडवर्टीजमेंट आ रहा था वो भी वही का वही है। लेकिन क्योंकि हर बार मैं पेज बदलता हूं तो मेरा डॉम रिफ्रेश होता है, और मुझे मेरे ब्राउजर को वो पूरा UI फिर से रीजनरेट करना पड़ता है, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, ये मल्टीपल पेज एप्लीकेशन है, राइट। तो क्या हो रहा है, आपके ब्राउजर को डॉम फिर से अगेन एंड अगेन रीजनरेट करना पड़ रहा है। हम चाह रहे कि ये ना हो। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब कि उस एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल पेजेस नहीं होते, सिर्फ एक ही पेज होता है, यानी कि डॉम सिर्फ एक बार बनेगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन में तो मुझे अलग अलग ऑप्शन दिखाने, मान लो मुझे रेडिफ जैसे ही काम करना है कि मैं क्रिकेट पे क्लिक करूं तो क्रिकेट की चीजें दिखें, मैं मूवीज पे क्लिक करूं तो मूवीज की चीजें दिखें, तो फिर वो एक पेज में तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर फिर एक कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कंपोनेंट।
राइट। अब कंपोनेंट अभी आप इनिशियल वे में क्या समझो, जैसे पूरी वेब एप्लीकेशन के पार्ट्स, कंपोनेंट को आप समझो टुकड़ा समझ लो, हिंदी अगर हम बात करें ब्लॉक्स की बात कर लो कि एक पूरी एक वेब एप्लीकेशन है मेरी, तो ये पूरा एक नहीं है, ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं। हो सकता है कि ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ये एक अलग ब्लॉक हो, टुकड़ा, इधर एडवर्टीजमेंट आ रहा है ये अलग ब्लॉक है, ऊपर जो ये मेनू दिख रहा है ये एक अलग ब्लॉक है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपको नजर आ रहा है ये अलग ब्लॉक है, और उस एक से ज्यादा मल्टीपल ब्लॉक्स को मर्ज करके ये पूरा एक पेज बना है। सो आपका एक पेज अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, एक पेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि उसका जो पूरा यूआई होता है उसमें पेज एक ही होता है, कंपोनेंट मल्टीपल हो सकते हैं। अब आप जब लिंक पे क्लिक करोगे सिंगल पेज एप्लीकेशन में, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या बदल रहा है, पेज बदल रहा है, वहां पेज नहीं बदलेगा, पेज तो वही रहेगा, बस जो बीच वाला कंपोनेंट था जो पहले मूवीज का पार्ट दिखा रहा था वो हट जाएगा और उसकी जगह पे दूसरा वाला टुकड़ा आ जाएगा जो स्पोर्ट्स की चीजें दिखाएगा। तो पूरा पेज नहीं बदल रहा है, हम पूरा पेज नहीं बदल रहे, हम सिर्फ एक टुकड़ा बदल रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट रखनी है, बाकी चीजें तो सेम रखनी है। तो हम पेज रिफ्रेश नहीं कर रहे, हम उस ब्लॉक को रिफ्रेश कर रहे हैं कि मुझे इस ब्लॉक की बजाय अब ये वाला ब्लॉक दिखाना है, दैट्स इट। मुझे पूरा स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? जिससे फायदा क्या होगा, आपके ब्राउजर को उतना ही डॉम फिर से बनाना पड़ेगा जो बदल रहा है, पूरा पेज बदलने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर ये वाला टुकड़ा हटा के ये वाला टुकड़ा लगा दिया तो बस इतना ही पार्ट रिफ्रेश करना है, पूरा वेब पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी साइट की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। पूरा पेज रीलोड करने की बजाय बस उस छोटे से पार्ट को रीलोड करो जहां पर आपकी जरूरत है। दिस इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो रिएक्ट जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो आपको इस टाइप की एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी देगा। सिंगल पेज कंपोनेंट बेस्ड यूआई, आपके पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही वेब पेज होगा, मल्टीपल वेब पेजेस नहीं होंगे। ये बात समझ आ गई सभी को? दूसरी खास बात अगर इसमें और समझे तो रिएक्ट जेएस ये काम तो कर ही रहा है, बट रिएक्ट जेएस इज आल्सो ए टूल फॉर यूआई। अब टूल का क्या मतलब होता है? टूल मतलब क्या? एक सॉफ्टवेयर जो इनबिल्ट काम करे, यानी कि जो काम आप मैनुअल कर रहे थे उसको मैनुअल की बजाय वो काम ऑटोमेशन पे आ जाए, दिस इज ए टूल, राइट। जैसे जैसे यहां से भोर को आप पैदल जा ही सकते हो, जा सकते हो ना, और बाइक मिल जाए तो बाइक क्या है? टूल है आपके लिए जो आपका काम आसान कर देगा, टाइम बचेगा आपका, बाइक से जल्दी जा सकते हो, राइट। सो कंपैरेटिवली पैदल चलने की अगर आप बाइक यूज कर रहे हो तो छोटी डिस्टेंसेस आप बाइक से कवर अप कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात की चल रही, नहीं आपको इंदौर से हमको दिल्ली जाना है, तो फिर बाइक वाला टूल भी ज्यादा काम का नहीं है। फिर या तो हम ट्रेन पे जाएं या फिर और अच्छे टूल पे जाना तो हम फ्लाइट पकड़ तो आधे एक घंटे में दिल्ली। तो टूल क्या कर रहा है? टूल आपकी मदद कर रहा है कि वो काम मैनुअल करने की बजाय आप उसको किसी टूल की मदद से करो, ताकि आपका जो डेवलपमेंट टाइम है वो बच जाए। कोई सा भी टूल जो चीज आपकी चीज सेव करता है वो सबसे पहला चीज आपका टाइम सेव करता है, दूसरा परफॉर्मेंस बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक काम को करने के लिए आप कोड लिख रहे हो, मान लो कोई सभी सर ने आपको कुछ प्रोग्राम दिया जावास्क्रिप्ट में कि ऐसा 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 बनाओ, आपने उसके लिए 100 लाइन का कोड लिखा, राइट, चल भी रहा है वो कोड, लेकिन एज ए फ्रेशर डेवलपर अगर आप कोड लिख रहे हो तो उसमें कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, राइट, जो टेस्ट करना पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आपका कोड चल रहा है तो बिल्कुल 101% वो सही है, वो आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। तो बनाने में टाइम लगेगा, टेस्टिंग में टाइम लगेगा, सुधारने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो 100 ही लाइन का कोड पहले से किसी टूल ने आपको लिख के दे रखा है, वो ऑलरेडी टेस्टेड है, बस आपको उसको यूज करना है, तो नंबर ऑफ लाइंस आपको कम लिखनी पड़ी। हमने नहीं लिखा, वो तो पहले से लिखा हुआ है, हमको भी उसको क्या करना है? यूज करना है। बजाज वाले ने बाइक बनाई है तो पूरी टेस्ट करके बना दी उसने, इंजन इंजन सब परफेक्ट है, हमको दिमाग नहीं लगाना कि इंजन कैसे चल रहा है, हमको तो चाबी लगानी, पेट्रोल भरवाना है और चलाना है। वही मैं आपसे को नहीं, आप घर पे बैठ के पहले बाइक बनाओ, तो लगेंगे तुमको सालों दो, अभी तो पहले सीखना पड़ेगा इंजन कैसे बनता है, फिर वेल्डिंग करना, वो तो लंबा चौड़ा काम है। और बना भी लिएगा तुमने साल भर मेहनत करके तो क्या श्योरिटी कि वो 100% बिल्कुल परफेक्ट चलेगी, क्योंकि इतना तो मैनुअल काम में रियल टाइम लगता है। लेकिन हम बोलते नहीं, हम क्यों बनाए,
बजाज वाला बना ही रहा, हीरो वाला बना ही रहा, तो हम बस पैसे दे और खरीद ले। तो टूल आपकी इस तरीके से मदद करेगा, राइट। तो ज्यादा थ्योरी नहीं, हमको समझना है, अभी धीरे धीरे हम इस बात को समझेंगे रिएक्ट कैसे काम करता है। लेकिन ये एक लाइब्रेरी है आपके जावास्क्रिप्ट की जो आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में मदद करेगी, राइट। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आए यहाँ पे, तो इस स्ट्रक्चर में आपको दो चीजें आती हैं, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल आपको पता है और पैकेज डॉट जेसन आपको पता है। यहाँ पे आपको जो दो फोल्डर समझना है वो है पब्लिक और एसआरसी, कि ये दो फोल्डर क्या हैं, इनमें अभी क्या रखा है और आगे चल के हम इन फोल्डर में क्या क्या कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम पब्लिक फोल्डर के अंदर। ये रहा आपका पब्लिक फोल्डर। इसके अंदर अगर अभी काम की चीजों को देखें तो वो ये रही, ये रहा आपका इंडेक्स डॉट, पहला और आखिरी एचटीएमएल पेज, राइट, क्योंकि आप रिएक्ट चला रहे, इसका मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो आप। तो इसके अलावा कोई सिंगल पेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इस एचटीएमएल में कुछ नहीं लिखा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एचटीएमएल है, ऊपर हेड है, थोड़े बहुत लिंक टैग लगा दी, कुछ मतलब नहीं उनका। यहाँ पे कमेंट है, आप चाहो तो ये कमेंट भी उड़ा दो, है ना। ये तो सब समझाने के लिए उसने आपको दे रखा, टाइटल टैग लगा रखा, बॉडी में नो स्क्रिप्ट, ये कुछ काम कर रही है। हाँ, बस एक डिवीजन लगा है जिसकी आईडी क्या है, रूट है। तो अल्टीमेटली आपका जो एचटीएमएल पेज रिएक्ट आपको बना के देता है, बना बनाया, उसमें सिर्फ एक डिवीजन लगा हुआ है बस, और उसकी आईडी क्या है, रूट है। अल्टीमेटली बॉडी में कुछ भी नहीं है। तो समझ में आपको ये भी समझना चाहिए कि जब बॉडी में कुछ है ही नहीं तो ये तामझाम कहां से आया, क्योंकि ये कुछ घूमता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ टेक्स्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई एंकर टैग लगा हुआ है, तो ये तामझाम कहां से आ रहा है, क्योंकि हमको तो हमारे एचटीएमएल पेज में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमको सिर्फ यहाँ पे एक डिवीजन दिखाई दे रहा है जो रूट है। ठीक, बात समझ आई, है ना। ये सवाल आ जाना चाहिए था मन में, है ना, लेकिन समझते हैं। अब रिएक्ट की कुछ खास बात है, ये आपको एज ए डेवलपर कुछ फैसिलिटी देता है। पहला तो आपने देखा कि जब हम इसको स्टार्ट करते थे ऑटोमेटिक ब्राउजर चला देता है। अब ध्यान रखना, आपने कंसोल से ये जो एनपीएम स्टार्ट किया था ये चालू हो गया है, राइट। ये बंद मत कर देना आप कंसोल तो, ऐसा मत कर देना सर चला दिया मैंने, एनपीएम स्टार्ट किया, ब्राउजर पे देखा चल तो रहा है, तो कंसोल में बंद कर दूं। नहीं, ये सर्वर चालू है, रिएक्ट का सर्वर आपने ऑन किया, उसको आप बंद नहीं कर सकते। अब जब तक, अगर आपने मान लो क्या किया, बंद कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन बंद हो गई अब, क्योंकि आपने सर्वर वहां से बंद कर दिया। तो एक बार अगर आपने प्रोजेक्ट चलाया है तो उसको चालू छोड़ के रखना है आपको, जब तक आप एप्लीकेशन चला रहे हो, राइट। तो अगर मैं यहां पर आया, मैंने यहां पे लिखा npm start, और रिएक्ट का जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर इस कंसोल को भूल जाओ, आप इसको मिनिमाइज करके छोड़ सकते हो, इससे फिर कोई लेना देना नहीं। आपका प्रोजेक्ट चल गया, आपका रिएक्ट किया है, आप इसको मिनिमाइज करके छोड़ दे, लेकिन इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि ये बंद हुआ मतलब आपने अपना सर्वर ही बंद कर दिया, तो फिर वो ब्राउजर पे चलेगा नहीं। ठीक, अब रिएक्ट की खास बात है जो ये डेवलपर एक फैसिलिटी देता है आपको। जब आपने एचटीएमएल पे काम किया था तो वहां पे क्या होता था, जैसे कि एचटीएमएल पेज बनाया आपने उसमें कुछ कुछ कोड लिखा, इनपुट टैग बनाया, व्हाटएवर जो भी कोड लिखा हो, फाइल को सेव किया आपने, फिर आप उस वेब पेज को ब्राउजर पे चलाते थे। फिर अगर कोई चेंजेस करते थे तो क्या करते थे आप, फाइल में चेंज करते थे, चेंज करने के बाद फाइल को सेव करते थे और फिर ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करते थे। ये मेहनत ही आपकी बचा लेता है ना। ये डेवलपर की मदद के लिए टूल, इसके अंदर एक इनबिल्ट टूल रहता है। इसका सीधा सा कंसर्न क्या है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे, अगर आपकी एप्लीकेशन चालू है और वो ब्राउजर पे दिख रही है आपके डिफॉल्ट ब्राउजर पे, तो आपने अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज किए, जैसे मैंने ये डिवीजन यहां से हटा दिया और फाइल को मैंने सेव किया, तो जैसे आपने फाइल सेव की, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये जो सर्वर आपने चलाया था इंटरनली, ये सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। हाँ, ये रीस्टार्ट कर देगा और साथ ही साथ आपके ब्राउजर को जाके रिफ्रेश भी कराएगा। तो आप जाओ ब्राउजर पे और सारा तामझाम हट गया। तो यहां पे ब्राउजर पे आके आपको रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां चेंजेस करो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिल जाएगा सेव करने के बाद। जैसे अब इसको तो मिनिमाइज कर देते, इसको भूल जाए हम। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने h1 टैग डाला, मैंने यहाँ पे बोला इंदौर, फाइल सेव करो, ब्राउजर पे आके देखो इंदौर आ गया होगा, मुझे रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कोड लिखते जाओगे वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करता जाएगा। अगर आप इसको इस तरीके से समझे ताकि आपको दोनों चीजें साथ में दिख जाए, तो देखो
ये मेरा वेब पेज है, मैं यहाँ पर आया, मैंने S2 टैग लिखा, मैंने बोला उज्जैन, जिसे मैंने सेव किया वो उज्जैन आ गया। तो मुझे ब्राउजर को आगे कुछ भी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, कोड लिखो, सेव करो, रिफ्लेक्शन आपको हाथों हाथ ब्राउजर पे दिख जाएगा। आपको उसके लिए ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करने की ऐसी कोई मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। इसे हम बोलते हैं हॉट रीलोडिंग, जो कंसेप्ट है इसे बोलते हैं हॉट रीलोडिंग, राइट। जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, फाइल को सेव करते जाओगे, वो चीजें बदलता जाएगा। लेकिन अभी हमको बॉडी में कोई H1 टैग नहीं लगाने थे, तो मैं आपको समझा रहा था। हम वापस यहाँ पर वही एक डिवीजन लगा दें और उसकी आईडी क्या दे दें हम, रूट। और जैसे मैंने सेव किया तो वो तामझाम वापस आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो दिख रहा है इसका लेना देना इस डिवीजन से है, राइट। बात समझ में आ गई। लेकिन डिवीजन से भी नहीं है, उस आईडी से है। अगर ये आईडी रूट की बजाय अगर आपने कुछ भी दे दी होती तो वो नहीं आ रहा, यानी कि डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है, उस आईडी से लेना देना है। अब ये कनेक्शन कहां से जुड़ेगा ये भी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मैं वापस इसको क्या कर देता हूँ, रूट। आ जाए ब्राउजर पे, आ गया सारा जो घूमता हुआ हमें दिख रहा। सो index.html की कहानी समझ आ गई। ये आपका एकमात्र पेज है, इसके अलावा कोई HTML पेज हम आगे चल के अभी नहीं बनाने वाले, ठीक। चलिए, अब आप इस पब्लिक में देखेंगे तो और क्या मिलेगा आपको, ये वो इमेज मिलेगी जो घूमती हुई दिख रही है आपको, राइट। नीचे दो फाइल मिलेगी, manifest.json और robots.txt। ये दोनों फाइलें आपके काम की नहीं, आप हटा सकते हैं टेस्टिंग वालों के लिए, जो रिएक्ट में टेस्टिंग करते हैं। आप चाहे डिलीट भी कर दोगे तो आपके कोड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और रखी भी रहेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे चल के पब्लिक फोल्डर को कैसे यूज करोगे ये आपको समझना है। ये index.html पेज हमेशा कहां पे होगा, पब्लिक में। आगे आप क्या यूज करोगे इस पब्लिक फोल्डर का, तो आपकी इस रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर जो भी स्टैटिक फाइल्स होंगी, स्टैटिक फाइल्स मतलब जो फिक्स हैं, फिक्स फाइल मतलब जैसे CSS की फाइल्स या इमेजेस या कोई JS फाइल। जैसे आगे चल के हम रिएक्ट में बूटस्ट्रैप लगाएंगे तो बूटस्ट्रैप की एक CSS फाइल डाउनलोड करेंगे हम नेट से, तो वो कहां रखनी पड़ेगी, पब्लिक में। कुछ इमेजेस दिखानी है तो वो इमेजेस कहां रखेंगे, पब्लिक में। कोई अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई PDF दिखानी है आपको, तो PDF फाइल कहां होगी, पब्लिक में। कोई ऑडियो वीडियो दिखाना है तो वो ऑडियो वीडियो फाइल कहां होगी, पब्लिक में। ऐसी फाइल जो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं अटैच करना है बस, तो वो फाइलें कहां रखनी पड़ेंगी आपको, पब्लिक में। पब्लिक के अलावा कहीं रखोगे तो उसको मिलेगी नहीं। ये टूल है तो एक बात ध्यान रखना, टूल आपको वैसे ही यूज करना पड़ेगा जैसे वो टूल आपसे करने को कह रहा है। बाइक अगर कह रही है कि यहाँ क्लच है तो वहां क्लच है ना। तुम बोल रहे सर मैं इसको क्लच नहीं मानूंगा, मैं इसको पीछे का ब्रेक मानूंगा, तो फिर तुम्हारे मानने से क्या होता है, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जब आप पैदल चलते हो तो वो मैनुअल है, उसमें तुम तुम्हारी मर्जी चला सकते हो कि मैं धीरे चलूंगा कि तेज चलूंगा कि आड़ा चलूंगा कि तिरछा चलूंगा, वो मैनुअल है। मैनुअल में आपको जितनी अपनी कला दिखानी है वो कला दिखा दो। लेकिन जैसे आप टूल लेके आते हो तो कला बाद में, पहले वो टूल जो कह रहा है वो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो चलेगा नहीं। बाइक कह रही है क्लच है तो आपको मानना है कि क्लच है, वो बोल रही है नीचे गियर है तो आपको मानना है। आप बोल रहे हैं मैं इसको गियर नहीं मानूंगा, मैं इसको आगे का ब्रेक मानूंगा, तो फिर मानो, फिर ठुकोगे। ठीक है। तो जो भी स्टैटिक फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स आगे चल के हम कहां रखेंगे, पब्लिक के अंदर। अभी नहीं रख रहे, अभी कोई जरूरत नहीं, अभी तो हमको सिर्फ समझना है। पब्लिक फोल्डर समझ आ गया, ठीक है। अब इस इंडेक्स फाइल को भूल जाओ। अब हम आते हैं कहां पे, SRC। ये मेन फोल्डर है आपका। SRC का फुल फॉर्म बेसिकली है सोर्स। ये वो फोल्डर है जिसके अंदर रिएक्ट का कोड लिखोगे आप। जो भी एग्जीक्यूशन रिएक्ट का जो कोड आएगा वो किसके अंदर आएगा, SRC के अंदर। अब इस SRC के अंदर भी पहले से बहुत सारा अलग अलग फाइल्स बनी हुई है जिसमें से ये नीचे की दो फाइल टेस्टिंग की है, आप डिलीट कर सकते हो। लोगो SVG ये भी डिलीट कर सकते हो, राइट। app.test आपको दिख रहा है, ये भी टेस्टिंग वाली फाइल है, ये भी आप डिलीट कर सकते हो। हाँ, ये चार फाइलें जो भी आपको मेन काम की, app.css, app.js, index.css और index.js, ये चार फाइलें आपकी काम की हैं बेसिकली, राइट। अब इन फाइल का यूज क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो रिएक्ट में अभी हमने बोला कि रिएक्ट बेसिकली क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का एक टूल है, राइट। और ये क्या है, एक कंपोनेंट बेस्ड। लेकिन यहां पे काम होगा कैसे, तो आप एक छोटा सा
बात समझो कि ये आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट में सबसे मेन चीज होती है आपका index.html। वो आपका HTML पेज जो कि कहां रखा है, पब्लिक फोल्डर में। ये एकमात्र वेब पेज होगा। जैसे आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट चला रहे हो, मतलब कौन सा पेज दिख रहा है आपको, index.html पेज दिख रहा है। इस पेज के ऊपर जो चीज आपको दिखेगी वो है आपका मेन कंपोनेंट। अब कंपोनेंट दो टाइप के होंगे यहाँ पर। एक होता है मेन कंपोनेंट, और मेन कंपोनेंट के अलावा दूसरे सब्स्टिट्यूट यानी कि एक्स्ट्रा कंपोनेंट जितने भी हो, वो कितने भी हो सकते हैं, वो 10 20 25 50 500 जितना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, लेकिन मेन कंपोनेंट एक ही होगा। अब किसको आप मेन कंपोनेंट कहोगे ये समझना है। मेन कंपोनेंट उसको कहा जाता है, ये वो कंपोनेंट है जो कहां दिखेगा, फ्रंट पे, यानी कि आपके HTML पेज पे। आपके HTML पेज पे कोई एक ही कंपोनेंट विजिबल होगा, बाकी जो दूसरे कंपोनेंट बनाओगे वो इस मेन कंपोनेंट पे दिखेंगे, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इंडेक्स के ऊपर क्या दिखेगा, मेन कंपोनेंट। अब मेन कंपोनेंट के अंदर मान लो मैंने क्या किया, समझ रहे हैं आप, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, और एक बना लिया मैंने कंपोनेंट। ये आगे चल गया, अभी हम समझेंगे कंपोनेंट कैसे बनाना। लेकिन अगर हम बना लिए हमने 4 कंपोनेंट, तो ये 4 कंपोनेंट कहां दिखेंगे, मेन में। मेन कहां दिखेगा, इंडेक्स पे। ठीक। आप इन 4 कंपोनेंट को इंडेक्स पे नहीं दिखा सकते। इंडेक्स पे हमेशा कौन सा कंपोनेंट दिखेगा, मेन। मेन के ऊपर ये 4, और इसका लेवल कितना भी आगे बढ़ सकता है कि इस कंपोनेंट के अंदर फिर C1 C2 C3, इसके भी कुछ 3 है, यानी कि ये C1 C2 C3 कहां दिख रहे हैं, कॉम्प 1 में। कॉम्प 1 किस में दिख रहा है, मेन में। तो ये कितनी भी आगे चल के नेस्टिंग होगी वो आगे की कहानी है, बट आप अभी से समझ लो कि इस टाइप से कुछ आर्किटेक्चर आपको दिखेगा। कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा, फिर उसके 3 बड़े 3 छोटे टुकड़े, फिर हर एक 3 छोटे छोटे टुकड़ों के और टुकड़े, तो कितना भी बाइफर्केशन हो जाएगा, वो आगे की कहानी है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ऑनलाइन बेच, बात समझ आई। और ऑफलाइन, अब रिएक्ट का जब हमने प्रोजेक्ट बनाया है, तो रिएक्ट आपको ये कंपोनेंट बना के नहीं देता, ये तो आप बनाओगे, जैसी जरूरत होगी आप कंपोनेंट बनाते जाओगे। लेकिन ये कंपोनेंट वो आपको बना के दे देता है इनिशियली, राइट। ठीक है, कहां है वो कंपोनेंट, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो है ये रहा, app.js। ये एक JS फाइल है जो आपका कौन सा कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं कि यही रहेगा, हम इसको डिलीट करके खुद से एक बना के उसको इंडेक्स के साथ अटैच कर देंगे तो वो मेन कंपोनेंट बन जाएगा। तो कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं है कि एपीपी को ही आप मेन कंपोनेंट बनाओगे। उसने तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको ये दे दिया, ठीक। अब कंपोनेंट का मतलब क्या, मैंने बोला कंपोनेंट मतलब क्या, ब्लॉक्स। बट कंपोनेंट 3 चीजों से मिलके बनेगा। कोई सा भी एक कंपोनेंट 3 अलग अलग चीजों से मिलके बनेगा। पहला, उस कंपोनेंट का डिजाइन, उस कंपोनेंट की CSS, और उस कंपोनेंट का एग्जीक्यूशन यानी कि JS। और ये तीनों चीजें आपको आती हैं। HTML आपको आता है, CSS आपको आती है, जावास्क्रिप्ट आपको आती है। हर एक कंपोनेंट 3 टुकड़ों में बटा होगा। HTML पार्ट मतलब उस कंपोनेंट पे आपको क्या दिखाना है, CSS पार्ट कि जो दिखा रहे हैं उसकी डिजाइनिंग क्या है, और JS पार्ट जो दिखा रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन क्या है, राइट। बात समझ आ गई। इसमें से अभी हम CSS वाला पार्ट बाद में कवर अप करेंगे। यानी कि एक एग्जांपल समझते हैं। क्या होगा कि मान ली मुझे कंपोनेंट बनाना है, मान लो मैं कंपोनेंट का नाम दे रहा हूं ABC। तो कैसे बनाएंगे, मान लो एक फाइल बन जाएगी abc.js। अब जो भी इसके अंदर कोड क्या लिखना वो तो हम समझेंगे, वो एक अलग कहानी है। ये JS फाइल 2 चीजें बता देगी, क्या, HTML प्लस JS। अब इसी नाम से हम एक और फाइल बनाएंगे, एंड दैट इज CSS। और इस CSS फाइल को इसके साथ अटैच कर, CSS बिल्कुल अलग रहेगी, एक सेपरेट फाइल। तो अगर एक कंपोनेंट बना रहे हैं और सिर्फ उसी कंपोनेंट की कोई CSS अलग से है, तो ये फाइल आपको बनाना है, और अगर नहीं है तो इस फाइल की कोई जरूरत नहीं।
आ गई बात समझ में? मेरे पास 10 अलग अलग टुकड़े हैं, मुझे एक कंपोनेंट बना रहा हूं, उसकी कोई अलग से सीएसएस है कि इसमें ऐसा ऐसा कलर दिखाना है, तो आप ये फाइल बनाओगे, अदरवाइज इस फाइल की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे अब आपको एक, दो, तीन, तीन टाइप की सीएसएस दिखेंगी। अब तीन तरीके, नहीं नहीं, वो तो सीएसएस का बाइफरकेशन है। अब रिएक्ट का बाइफरकेशन थोड़ा सा अलग है। पहला, ऐसी सीएसएस जो किसी एक ही कंपोनेंट की है, सिर्फ उसी की, वो तो ये रही। अगर मैंने एबीसी नाम का कंपोनेंट बनाया तो उसकी अगर मैं एक फाइल बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सीएसएस सिर्फ कहां अप्लाई होगी, इस कंपोनेंट पे, और किसी कंपोनेंट पे नहीं। ठीक, तो पहली सीएसएस का टाइप क्या होगा? ऐसी सीएसएस जो किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट से जुड़ी है। दूसरी सीएसएस जो सभी कंपोनेंट से जुड़ी है, राइट? तो ऐसी कोई सीएसएस लिखना है, मान लो आपको चाहिए कि हेडिंग का कलर रेड आना चाहिए, ठीक, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट में, भले एक कंपोनेंट हो कि दो कंपोनेंट हो कि 10 कंपोनेंट हो कि 1000 कंपोनेंट, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हेडिंग H1 टेक आ रहा है मतलब उसका कलर रेड चाहिए। तो रिएक्ट ने बोला तुम मेहनत मत करो, ये रही वो फाइल index.css, जो कहां मिलेगी आपको? एसआरसी के अंदर। इस फाइल में आप जो सीएसएस लिखोगे वो पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई होगा, इसका किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रोजेक्ट से लेना देना है। तो यहां पे आप वही सिलेक्टर लगाओगे, आप आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, टैग, जो आपको लगाना है वो सीएसएस आपको आती है, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने अलग से फाइल दी है आपको, index.css, ये आपकी ग्लोबल सीएसएस फाइल है। इस फाइल के अंदर आप जो भी सीएसएस लिखोगे वो पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई होगा। लेकिन जैसे इसने ये एपीपी कंपोनेंट बनाया है, तो एपीपी कंपोनेंट की एक एपीपी सीएसएस है, तो ये सीएसएस सिर्फ किस पे अप्लाई होगी? इसी एपीपी पे अप्लाई होगी, दूसरे पे अप्लाई नहीं होगी। लेकिन सीएसएस की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, मैंने अभी बोला कि अभी हम सीएसएस नहीं पढ़ने वाले, अभी तो सिर्फ फाइलें दिख रही हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और तीसरी सीएसएस कौन सी होगी? जो आप पब्लिक में डालोगे। ये तो बूटस्ट्रैप की फाइल उठा के लाए तो लगानी पड़ेगी ना, तो कहां रखेंगे हम? पब्लिक पे, लेकिन वो भी पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई होगी, किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट पे अप्लाई नहीं होगी। तो तीन बाइफरकेशन होंगे सीएसएस के कि हम कहां कहां सीएसएस रख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट की सीएसएस, पूरे प्रोजेक्ट की सीएसएस, या फिर कोई एक्सटर्नल सीएसएस जो हम बाहर से कहीं से डाउनलोड करके और फिर अटैच कर रहे हैं। बात समझ आ गई सभी को? ऑनलाइन बैच? यस सर। ठीक है, अभी हम 10-12 दिन की अगर हम बात करें जो हम पढ़ेंगे, उसमें हम सीएसएस पे कोई ज्यादा डिस्कशन करने वाले नहीं है। तो कंपोनेंट तीन चीजों से मिलकर बनेगा, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अब कहानी आगे बढ़ती। कंपोनेंट दो तरीके से बनते हैं रिएक्ट में। पहला तरीका होता है क्लास कंपोनेंट और दूसरा तरीका होता है फंक्शन कंपोनेंट। बहुत फर्क है इसके अंदर, लेकिन ये फर्क हम तब समझेंगे जब हम ये दोनों कंपोनेंट पढ़ चुके होंगे, तभी फर्क समझा जा सकता है कि क्लास कंपोनेंट में क्या और फंक्शन कंपोनेंट में, दोनों में फर्क क्या है। अभी तो हमको पहले इंडिविजुअली क्लास कंपोनेंट पढ़ना है, फिर फंक्शन कंपोनेंट पढ़ना है, फिर हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। लेकिन अभी आप बस ये समझ लो कि क्लास कंपोनेंट अगर बनाना है तो उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी आपको? क्लास। ऊप्स वाली सब पढ़ चुके हैं क्लास कैसे बनती है। लेकिन फंक्शन कंपोनेंट के लिए क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन से बन जाएगा। तो दो अलग अलग तरीके हैं रिएक्ट में। अब किसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन शुरुआत किससे करनी है? क्लास से, फंक्शन से नहीं। शुरुआत किससे करेंगे हम? क्लास कंपोनेंट से, पुराना तरीका, राइट। नया तरीका फंक्शन कंपोनेंट है, लेकिन पहले हम पुराना भी समझना है और नया भी समझना है। तो शुरुआत कहां से होगी? क्लास कंपोनेंट से। तो आप जैसे ही अपने प्रोजेक्ट के अंदर आओगे तो ये app.js जो आपको दिख रहा है, ये एक क्या है? आपका मेन कंपोनेंट है, ठीक। डबल क्लिक करो इसको। अब इसमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो बना हुआ है यहां पे कोई क्लास नजर आ रही क्या? नहीं। ये क्या नजर आ रहा है? यानी कि ये किस तरीके से बना हुआ है? ये मेन कंपोनेंट ये है app.js। वो तो अभी आया ही नहीं, मैं उस पर अभी उस पर आता हूं। ये आपका मेन कंपोनेंट है एपीपी कंपोनेंट। अभी किस तरीके से बना हुआ है? फंक्शन कंपोनेंट से। फंक्शन कंपोनेंट अभी हमको देखना भी नहीं है, तो सबसे पहला काम Ctrl+A डिलीट, क्योंकि जो पढ़ना नहीं उसको समझना नहीं क्या लिखा है, वो बाद में समझेंगे। जब आप फंक्शन कंपोनेंट पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा वहां क्या लिखा है।
अभी दिमाग नहीं लगाना, अभी app.js में जो दिख रहा है कंट्रोल है डिलीट। अब हम यहां समझते हैं कि हम क्लास कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। सीधी सी बात, क्लास बनाएंगे। ये बन गई क्लास, क्लास का नाम दे देंगे। तो अब आपको यहां पे एक रूल फॉलो करना है जो रिएक्ट फॉलो करता है। अगर आप एक कंपोनेंट बना रहे हो, भले वो क्लास कंपोनेंट हो या फंक्शन कंपोनेंट हो, उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। इसलिए आपको ये बात उसकी माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो वो चलाएगा नहीं उसको। क्लास कंपोनेंट का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। तो मुझे एक एपीपी बनाना था, तो मैंने एपीपी, इसको नाम क्या दे दिया मैंने, ए कैपिटल ए कर दिया आगे, और बाकी तब लोअर है। लेकिन ये कंपोनेंट नहीं बना है अभी, ये तो क्लास बनी है। इस बात को समझना है ना, जवाब आप ही दोगे, आप में से कोई देगा जो मैं पूछना चाह रहा हूं। ये कंपोनेंट नहीं बना है, ये क्या बनी है, क्लास। क्योंकि ऐसी क्लास तो आप पहले भी बना ही चुके हो, ये तो क्लास है, कंपोनेंट तो है नहीं। तो कंपोनेंट की जो वर्किंग है, कंपोनेंट की वर्किंग मतलब कंपोनेंट कैसे बनेगा, कंपोनेंट कैसे चलेगा, कंपोनेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें रिएक्ट ने पहले से डिफाइन कर रखी हैं। कहां, अब कल हमने रिक्वायर पढ़ा था, है ना। अब ये वाला तरीका हम सीखेंगे कल, लेकिन अभी तो आप समझ लो, लिखना ऐसा लिखना है। तो यहाँ पे रिक्वायर नहीं चलता, यहाँ इंपोर्ट चलता है ना। रौनक को अच्छा लगेगा, हाँ, जावा वाली फीलिंग आ जाएगी, है ना। तो यहाँ रिक्वायर नहीं चलता है, यहाँ इंपोर्ट चलता है। इंपोर्ट के भी आपको क्या लाना है, तो मैंने बोला मुझे एक क्लास है हमारे पास, और उस क्लास का नाम क्या है, कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। अब इसको मैं आपको रिक्वायर से कंपेयर करके दिखा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर यही हम रिक्वायर में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, रिक्वायर वर कंपोनेंट इक्वल टू रिक्वायर, और यहां मैं लिख देता रिएक्ट। बस लिखने का तरीका अलग है बस। ये क्या है, जहां ये फाइल है जहां जिसको हम रिक्वायर कर रहे हैं, और उससे जो मिल रहा है वो हम यहाँ ले रहे हैं। लेकिन रिएक्ट उसको ऐसे लिखेगा, इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, कंपोनेंट फ्रॉम, कहां से, रिएक्ट से। रिएक्ट क्या है, एक मॉड्यूल है, राइट। और ये मॉड्यूल कहां दिख जाएगा आपको, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पैकेज डॉट जेसन में रिएक्ट का कौन सा मॉड्यूल यूज कर रहे हैं हम, 18.2। अब यहाँ पे जो मॉड्यूल है, रिएक्ट लगा है, रिएक्ट डॉम लगा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट लगा है, वेब वाइटल लगा है। ये 4 जरूरी हैं आपको चलाने के लिए, ऊपर के 3 जरूरी नहीं है, ये टेस्टिंग के लिए। तो आप चाहो तो हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं हटाओगे तो भी अभी कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। पैकेज डॉट जेसन की कहानी हम आगे चल के समझेंगे, लेकिन अभी अगर डिपेंडेंसीज की बात करें तो 4 डिपेंडेंसीज आपकी जरूरी है। और आपको रिएक्ट का वर्जन याद होना चाहिए कि अभी हम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, 18.2। तो ये जो मॉड्यूल आपने यहाँ पे डिपेंडेंसी में ऐड पैकेज डॉट जेसन के अंदर आ गया, इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट किया है। बात समझ में आ गई। सिंटैक्स पे लोड नहीं लेंगे अभी आप कि सर इंपोर्ट कैसे लिखना है, ये हम कल समझ लेंगे। अभी तो आपको लिखना भाई ऐसे लिखना है, कल अब कहानी समझ आ जाएगी। लेकिन समझना सिर्फ क्या है, ये जो क्लास है कंपोनेंट वाली क्लास, जो कहां बनी हुई है, इसके अंदर वो सारी चीजें डिफाइंड है कि कंपोनेंट कैसे बनेगा, कंपोनेंट कैसे चलेगा, या व्हाटएवर जो भी। अब मैंने यहां पर एक क्लास बनाई है मेरी, क्यों, क्योंकि मुझे मेरा कंपोनेंट चाहिए, नया कंपोनेंट चाहिए। तो मेरे इस क्लास के अंदर कंपोनेंट के फीचर कैसे आएंगे, हाँ, तो उससे क्या होगा, जो पुरानी क्लास का जो डागो है अपनी क्लास में भी आ जाएगी, वो भी उसका यूज कर सकते हैं, पर इनहेरिट करेंगे। मुझे मेरी क्लास बनाई मैंने, क्लास तो बन गई, लेकिन मुझे इस क्लास को कंपोनेंट बनाना है। लेकिन मैं इसको कंपोनेंट बना नहीं सकता क्योंकि कंपोनेंट के सारे फीचर्स कहां लिखे हैं, इस क्लास में। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो क्लास है ये भी एक कंपोनेंट बन जाए। पेरेंट क्लास हो जाएगी और क्लास उसकी चाइल्ड हो जाएगी। पढ़ रखा तुमने, मैं सवाल वही पूछूंगा जो तुमने पढ़ रखा, मैं ऐसे सवाल पूछूंगा नहीं जो तुमने नहीं पढ़ रखा। पीछे क्या करे, ठीक है, हम इसको इनहेरिट करेंगे, यानी कि एक्सटेंड्स करेंगे। और यही इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना है, तो दिस इज एन इनहेरिटेंस, है ना।
कि कंपोनेंट क्लास पहले से बनी हुई है, उसमें सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, तो अगर मुझे मेरी क्लास को कंपोनेंट बनाना है, मुझे मेरी क्लास के अंदर वो सारे फीचर्स चाहिए, तो सीधी सी बात है कि मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा। अब मेरी क्लास क्या बन गई? कंपोनेंट बन गई, क्योंकि पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स चाइल्ड क्लास में आ ही जाते हैं। यही तो इनहेरिटेंस में पढ़ा था ना सबने। बस तो फिर इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा था? ठीक है, बन गई क्लास, ठीक, कंपोनेंट बन गया आपका। अब इस एपीपी कंपोनेंट को बेसिकली मुझे यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि कैसे लिखते थे? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। यहां ऐसे नहीं लिखते, यहां लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये कहानी कल समझ जाओगे, अभी तो लिख देना, बिना इसके लिखे चलेगा नहीं, है ना? तो यहां एक्सपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब एक क्लास तो बन गई, एक कंपोनेंट भी बन गया। कंपोनेंट इसलिए बन गया क्योंकि हमने उसको यहां से इनहेरिट कर लिया। अब सबसे पहला काम जो मुझे यहां पे करना है, जो मैंने आपको कहा कि अगर आप एक कंपोनेंट बना रहे हो तो मुझे कंपोनेंट की क्या बताना है? डिजाइन, कि उस कंपोनेंट में मुझे क्या दिखाना है, बेसिकली क्या यूआई दिखाना है मुझे। तो अगर आप एक क्लास कंपोनेंट बना रहे हो तो पहला काम क्या करोगे? आप उस क्लास को इनहेरिट करोगे कहां से? कंपोनेंट। ये कंपोनेंट बन गया। अब कंपोनेंट का जो यूआई दिखाना है आपको, जो डिजाइन, किसी भी कंपोनेंट यानी कि क्लास कंपोनेंट की डिजाइन बताने के लिए एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन कौन सा होता है? रेंडर फंक्शन। इस फंक्शन का काम होता है कि ये आपके कंपोनेंट की डिजाइन बताएगा, यानी कि आपके कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बताएगा रिएक्ट के अंदर। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो फंक्शन है ये इस कंपोनेंट क्लास का फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन कहां डिफाइंड है? कंपोनेंट क्लास के अंदर, ठीक। और मैं तो मेरा कंपोनेंट बना रहा हूं, तो मुझे तो मेरे कंपोनेंट की डिजाइन बताना है। प्रॉब्लम समझना है, जवाब आपको ही देना है। ये फंक्शन कहां है? कंपोनेंट क्लास के अंदर। ये फंक्शन कंपोनेंट क्लास का फंक्शन है, और मैंने एपीपी को इनहेरिट तो कर लिया, लेकिन मुझे तो डिजाइन किसकी बतानी है? कंपोनेंट की डिजाइन थोड़ी बतानी है, एपीपी की डिजाइन बतानी है। और ये फंक्शन एपीपी में है नहीं, ये तो कंपोनेंट में है। तो मैं मेरे कंपोनेंट की डिजाइन कैसे बताऊं? इस फंक्शन के थ्रू, जबकि ये फंक्शन मेरे पास है ही नहीं। ये फंक्शन कहां है? तो मैं मेरे क्लास या मेरे कंपोनेंट की डिजाइन कैसे बता सकता हूं? क्योंकि जब तक ये फंक्शन चलेगा नहीं तब तक डिजाइन आएगी नहीं, और मुझे मेरे कंपोनेंट की डिजाइन बताना है, यानी कि उसके अंदर कुछ कोड भी लिखना है मुझे। तो लिखूं कैसे? ये फंक्शन तो मेरे पास है ही नहीं, ये तो इस क्लास का फंक्शन है। कंपोनेंट डॉट सुपर करके सर ओप्स की प्रैक्टिस नहीं करी हम। इस फंक्शन को हम ओवरराइड करेंगे बेस क्लास से, इसीलिए हमने ओवरराइडिंग पढ़ी थी ओप्स में, कि जो फंक्शन पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है बट मुझे उसकी नई डेफिनेशन देनी है। क्यों देनी है नई डेफिनेशन? मुझे मेरे कंपोनेंट डिजाइन बतानी है ना। वो क्यों बताएगा? मेरा कंपोनेंट है, मुझे मेरी डिजाइन बतानी। तो हम बेस क्लास के फंक्शन को क्या कर सकते हैं? रीडिफाइन कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। और ओवरराइड क्यों करना है? क्योंकि मुझे मेरे कंपोनेंट की डिजाइन बतानी है। इसने अगर कुछ कोड लिख भी रखा है तो वो मेरे कुछ काम का नहीं है। लेकिन डिजाइन तभी आएगी जब कौन सा फंक्शन चलेगा? रेंडर। टेम्पलेट यूज करना, डेटा अपना, डेटा भी अपना है, टेम्पलेट भी अपनी है, सब अपना ही है, इसका तो कुछ है ही नहीं। तो रेंडर को हम क्या कर रहे हैं? ओवरराइड कर रहे हैं। कहां से? कंपोनेंट क्लास। इतनी बात क्लियर हुई? ऑनलाइन बेच। ठीक है। अब सवाल आता है सर यहां रेंडर में डिजाइन कैसे बताएंगे? तो आपको रेंडर के अंदर हम आगे चल के कुछ और भी कोड लिखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एचटीएमएल की बात कर रहे हैं। तो यहां से आपको अपना डिजाइन रिटर्न करवाना होगा। रेंडर फंक्शन के अंदर से आपको अपना डिजाइन रिटर्न करवाना होगा। ठीक है, तो रिटर्न मैंने यहां से क्या किया कि डिवीजन इसलिए लिया मैंने क्योंकि डिवीजन के अंदर मैं बहुत कुछ और भी लिख सकता हूँ, H1 भी बना सकता हूँ, बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ। और मैंने यहाँ पर एक H1 टैग लगा के यहाँ लिख दिया कि मेन कंपोनेंट, और एक बोल्ड टैग में लिख दिया कि माय फर्स्ट
React.js पेज। ठीक, तो मैंने प्रोजेक्ट जब बनकर आया था उसमें एपीपी कंपोनेंट में जो था वो सारा हटा दिया मैंने, और उसकी जगह पे मैंने मेरा एक नया क्लास कंपोनेंट बना दिया, और यहां से मैंने एक नई डिजाइन रिटर्न कर दी। देखें ब्राउजर पे आके, क्योंकि जितनी बार मैंने चेंजेस किए होंगे, सेव किया होगा, तो ऑटोमेटिकली ये ब्राउजर को रिफ्रेश कर ही दिया उसने। तो ये रहा आपका कंपोनेंट जो आपको वहां दिख रहा है। मेन कंपोनेंट आपको आपके इंडेक्स पेज पे विजिबल हो रहा है। ये जो आपने रिटर्न किया वो कैच कौन कर रहा है? हाँ, अब सवाल ये कि सर ये तो बात समझ में आ गई हमको, लेकिन हमको ये समझ में अब बाकी है कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन कौन कर रहा है। इंडेक्स पेज का कनेक्शन एपीपी से, इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन तो है, क्योंकि मेरा कंपोनेंट कहां पे नजर आ रहा है, इस डिवीजन पे नजर आ रहा है। तो इन दोनों का कनेक्शन कहां है? इन दोनों का कनेक्शन है index.js में। तो एसआरसी के अंदर एक और फाइल है, ये index.js। इसके अंदर बहुत कुछ कोड लिखा है, कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट करे हुए हैं। देखो, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम, वो ग्लोबल सीएसएस। अभी हम सीएसएस पे बात नहीं कर रहे, बट वो जो index.cs है वो यहाँ पे अटैच है। आपके काम की चीज है ये रही। ये रहा हमारा वो एपीपी कंपोनेंट जो हमने इंपोर्ट कर रखा है, यहां से एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीपी, पूरे की पूरी क्लास हमने यहां से क्या करी थी, एक्सपोर्ट करी थी। और index.js में क्या करी हुई है, ये इंपोर्ट करी हुई है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। बस आपको ये लाइन पहले समझ लें आप, ये रही, है ना। अब रिएक्ट के अंदर एक मॉड्यूल होता है रिएक्ट डॉम। अब ये मॉड्यूल क्या कर रहा है? ये मॉड्यूल वही काम कर रहा है जो आप जावास्क्रिप्ट में खुद कर रहे थे। आप पूरा डॉम मैनेज कर रहे थे, इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल, है ना, वैल्यू या डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट, कुछ एलिमेंट बनाते थे, फिर उसको अपेंड चाइल्ड कर देते थे कहीं, या किसी को हटाना होता था तो रिमूव फंक्शन सीखा था। वो सारे काम किए हैं आपने जावास्क्रिप्ट में, कि हम मैनुअली हमारे डॉम को मैनेज करते थे कि डॉम में से कुछ हटाना है, डॉम में कुछ नया ऐड करना है, राइट। वो सारे काम अब आपके लिए कौन करेगा? रिएक्ट डॉम। अब वो काम आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कोड लिखा है वो आप समझो। यहाँ पे एक रिएक्ट डॉम, इसके अंदर एक फंक्शन है क्या, क्रिएट रूट। ये रूट बना रहा है। मैंने आपको बोला था कि रूट हमेशा एक ही होगा, और रूट कौन होगा? आपका मेन कंपोनेंट, जो कहां जुड़ा होगा, index.js। तो ये रूट एलिमेंट यहां बन रहा है, react dom डॉट क्रिएट रूट। अब बोल रहा है रूट बनाना किसको है? अब ये लाइन आपको समझ आती, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ये index.html पे जा रहा है, वहां पे वो एलिमेंट ढूंढ रहा है जिसकी आईडी रूट होगी, उसका ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है, और उस ऑब्जेक्ट को क्या बना रहा है? आपका एक रूट एलिमेंट। और यहां पर आपको एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, रूट ऑब्जेक्ट। ये रहा react dom डॉट रूट। और ये रूट ऑब्जेक्ट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस डिवीजन को, राइट। बस अब रिएक्ट को रिएक्ट अगला कोड क्या कह रहा है? अगला कोड ये कह रहा है कि इस रूट एलिमेंट में एपीपी को दिखा दो। उसको दिखाने का कोड नीचे लिखा हुआ है। एपीपी पे क्या करना है? हटा सकते हो इसको आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, तो हटा दो। रूट डॉट रेंडर, के रूट के ऊपर रेंडर करना है हमको। ये रेंडर फंक्शन वही है जो यहाँ पे एपीपी पे मिला था आपको, राइट। क्योंकि रेंडर फंक्शन कहां से आ रहा है? रिएक्ट कंपोनेंट से आ रहा है। तो कहीं नहीं कोई हीरा की, हाँ, तो रूट पे रेंडर करना है एपीपी। अब यहाँ पे कंपोनेंट को आप एग्जैक्ट टैग की तरह लिख पाओगे, जैसे आप बोल्ड टैग लगाते थे, या राइट। का मतलब क्या है? स्टैक का मतलब ये क्लास है, तो क्लास नहीं है ये, आपने ऐसा लिखा रिएक्ट में, इसका मतलब उस क्लास का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, और वो ऑब्जेक्ट यहां पर आकर अटैच हो गया। अभी रेंडर फंक्शन क्या करेगा? आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट दिया था इसको, उसके ऑब्जेक्ट से उसके रेंडर को कॉल करेगा, और रेंडर को कॉल करेगा तो रेंडर क्या लाके देगा? रेंडर ये रिटर्न कर रहा है, ये डिजाइन लाके देगा। वो डिजाइन मिलेगी किसको? वो डिजाइन मिलेगी इस रेंडर फंक्शन को, और रेंडर फंक्शन उस डिजाइन को इनर एचटीएमएल कर देगा। किसके अंदर इनर एचटीएमएल? इस डिवीजन के अंदर इनर एचटीएमएल। ये तो आप भी कर सकते थे, डिजाइन आई, उसको उठा के इसके इनर एचटीएमएल में डाल सकते हैं ना, हम डाला ही है, हमने जावास्क्रिप्ट में काम किया ही है, लेकिन अब हम नहीं कर रहे, वो ये रिएक्ट खुद कर देगा। तो ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश, कनेक्शन समझ आ गया सभी को?
और जैसे जैसे अभी रिएक्ट आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी सब चीजें बिल्कुल नई नई है, इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट। रूट एलिमेंट बनाया हमने, रूट एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डिवीजन को, राइट। और फिर अब हम उसको कह रहे हैं कि इस रूट एलिमेंट में रेंडर करना है, यानी कि दिखाना है। क्या दिखाना है, एपीपी। और ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट बना है, किसका, उस एपीपी कंपोनेंट क्लास का। और ऑब्जेक्ट बना है तो इंटरनली इस फंक्शन के अंदर कुछ तो कोड लिखा होगा, वो कोड क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट से उसका रेंडर चलाएगा, एपीपी का रेंडर। और एपीपी का रेंडर जो डिजाइन लाके देगा वो इसके इनर एस्टीमेट में डाल देगा। वो बस वो काम तो आप ही कर सकते थे, वो काम इसने भी कर दिया। तो आपका एपीपी कंपोनेंट आपको यहाँ दिख रहा है, एपीपी बस ये 3 जगह लिखा हुआ है ना, एक अपना ये यहाँ इंपोर्ट करा हुआ है और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना और एक हुआ अपना है। वहाँ में बस ये तो हमने क्लास बना रखी। तो सर अगर दूसरे नाम की क्लास बनाएंगे तो बस ये 3 जगह उसको नहीं 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 नहीं, वो कहानी मत सोचो कि अब दूसरा बनाएंगे, तो वो कहानी अलग है। ये तो मेन कंपोनेंट की कहानी, मेन कंपोनेंट एक ही होगा, दो मेन कंपोनेंट नहीं होंगे। एपीपी की जगह पे अगर कुछ और नाम हाँ तो बस ये 3 बस जगह नेम चेंज बस, और कहीं नहीं करना। ये कहानी समझ आ गई, लिंकिंग समझ में आ गई, ठीक। अब देखो, अब अगर आप यहाँ पे क्या करो, वही कहानी, जब आपने क्या किया यहाँ पे आईडी बदल दी तो वो आता ही नहीं। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसने वो रूट एलिमेंट ही नहीं बना पाया। रूट एलिमेंट ही नहीं बना, उसने तो कौन सा ऑब्जेक्ट ढूंढा, उसने ऑब्जेक्ट ढूंढा कि जिसकी आईडी ROOT हो, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला उसको, तो आपका एपीपी कंपोनेंट वहां पे दिखा ही नहीं। हाँ, अगर आप नाम रूट नहीं रखना चाहते, ठीक है, आपने अगर यहाँ एबीसीडी रखा है तो यहाँ पर भी एबीसीडी रख दो। आईडी की तो कहानी है, उसका रूट से कोई लेना देना थोड़ी हो, तो आईडी से लेना देना है, आपका कंपोनेंट फिर आ जाएगा। क्योंकि आप आपके डिवीजन की आईडी क्या है, एबीसीडी, तो index.js किसको ढूंढ रहा है, एबीसीडी को ढूंढ रहा है, तो वहां रूट लिखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वहां नाम बदला है तो index.js में नाम बदलना पड़ेगा। हाँ रूट, हाँ जनरल नेम से रूट रखा जाता है, एबीसीडी तो एबीसीडी है, रूट मतलब रूट, जैसे पेड़ की रूट होती, जड़, राइट। कोई दिक्कत यहां तक थ्योरी में? अब ये जो क्लास कंपोनेंट हमने बनाया है ना, इसमें क्या क्या चीज आपको समझ आ गई, मैं बताता हूं, जो समझ में आ जानी चाहिए थी आपको। क्लास, क्योंकि क्लास बनाते आपको आता है, एक्सटेंड्स, इनहेरिटेंस आपको आता है, मैंने रेंडर फंक्शन बनाया, कोड लिखा, ये भी आपको फंक्शन आते ही हैं आपको। हाँ एक चीज अजीब है, क्या, इंपोर्ट इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, इसको भूल जाओ, ये तो हम कल पढ़ लेंगे। इसके अलावा कोई बात इसमें अजीब नहीं दिखी थी? सर रिटर्न की रिटर्न कहां, तो फंक्शन तो वैल्यू रिटर्न कर ही देता है, फंक्शन तो वैल्यू रिटर्न कर सकता है ना। हाँ वेरी गुड, आपने JS फाइल के अंदर HTML कैसे लिख दिया, पहली तो बात, और लिख दिया तो ठीक है, वो चला भी रहा है। ये नहीं लिख सकते ना आप, ये तो HTML है, HTML टैग तो कहां आएंगे, तुमने JS के अंदर हम HTML थोड़ी लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, लेकिन ये तो लिखने भी दे रहा है, और लिखने के बाद चला भी रहा है बढ़िया मजे से। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये मैं कुछ बता नहीं रहा, अभी अपन समझते हैं इसको, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज है, आपको तुक्का लगाना है कि दो पॉसिबिलिटी में कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि रिएक्ट में कुछ ऐसा है जो मुझे JS के अंदर HTML लिखने की परमिशन दे रहा है, क्योंकि दिख रहा है हमको चलता हुआ। दूसरा, ये HTML नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है ये HTML नहीं है। अब इन दोनों में से क्या लगता है आपको, पहला वाला पॉइंट सही है या दूसरा वाला? टाइप स्क्रिप्ट तो होती नहीं, टाइप स्क्रिप्ट एंगुलर में चलती है। हाँ भैया दोनों तो सही होंगे नहीं, या तो रिएक्ट हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने दे रहा है, या फिर ये जो दिख रहा है ये HTML नहीं है। एक्सटेंशन नहीं है तो HTML नहीं है, ये HTML नहीं है, राइट। आप किसी भी केस में, किसी भी टेक्नोलॉजी में HTML आप JS के अंदर नहीं लिख सकते, ये HTML नहीं है। अब सवाल है फिर ये है क्या, ये है JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट
रजिस्टर, ये JSX है ना। अब आप बोलो सर ये कौन सी नई कहानी है, तो ये कहानी इसलिए आई, क्यों है ये, हर लैंग्वेज में होती है, हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इन्हें हम बोलते हैं बेसिकली टेम्पलेट इंजन, राइट। जैसे जो जावा पढ़ते हैं सर्वर टेक्नोलॉजी, वहां पे JSP होता है। जो पाइथन वाला होता है वो DTL पढ़ता है, राइट। और अगर हम जैसे PHP में लारावेल ब्लेड टेम्पलेट होती है वहां पे। अब टेम्पलेट इंजन का कंसर्न क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। HTML के साथ एक प्रॉब्लम है। HTML के साथ प्रॉब्लम ये है कि HTML एग्जीक्यूशन सपोर्ट नहीं करता ना। HTML कहां सपोर्ट करता है? एग्जीक्यूशन करना तो जावास्क्रिप्ट लानी पड़ती, और जावास्क्रिप्ट को भी फिर अलग से लिखो, फिर उसको HTML पे इवेंट से अटैच करो। हम HTML के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। HTML एग्जीक्यूशन सपोर्ट नहीं करता कि मैं किसी भी डिवीजन के बीच में लिख दूं कि 2+3 और ये मेरे को क्या दिखा दे, 5 नहीं दिखाएगा। वो तो 2+3 दिखा देगा, वहां 5 थोड़ी दिखाएगा। सो HTML एग्जीक्यूशन सपोर्ट नहीं करता। और अगर करना है तो मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू जावास्क्रिप्ट का कोड अलग मैनेज करना पड़ता है और HTML का कोड अलग मैनेज करना पड़ता है, फिर उन दोनों को आपस में लिंक करना पड़ता है। बहुत सारी सब खिचड़ी पकाई है तुमने जावास्क्रिप्ट में। इस काम को आसान करने के लिए JSX है। ये HTML नहीं है। दिख रहा है आपको HTML के जैसा, 80% ये HTML के तरह ही काम करेगा, बट 20% नहीं भी करेगा, जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? एक सबसे मेन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। HTML में 2 टाइप के टैग होते हैं, पैरिंग और नॉन पैरिंग। नॉन पैरिंग टैग मतलब जिनको आपको बंद नहीं करना पड़ता, जैसे BR, HR और इमेज और एंकर टैग बंद करना पड़ता है। और कौन से टैग है जो बंद नहीं करते? सारे इनपुट वाले, इनपुट टाइप जितने भी आप लगाते हैं उनको बंद नहीं करना पड़ता। ठीक, बस समझ गए। JSX नॉन पेयरिंग टैग अलाउ नहीं करता। हाँ, लगाओ BR यहां पे, वो क्लोज लगा देगा। और आपने सोचा रहे कहां लगाते क्लोज, तो वो एरर दे देगा। वो कहेगा कि भाई JSX एलिमेंट BR हैज नो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, आपने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। ये इस तरीके से सिर्फ ओपनिंग सपोर्ट नहीं करता। तो यहां पे जब इमेज लगाएंगे हम तब भी बंद करना पड़ेगा। इनपुट टाइप, हाँ मैनुअल बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा क्योंकि ये क्या इस टाइप के टैग सपोर्ट नहीं करता है। इसमें पेयरिंग टैग ही होंगे। स्टार्ट करते ही मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट और क्लोज, या तो आप अलग से बंद करो, 2 ही तरीके हैं आपके पास, या तो इस तरीके से अलग से बंद करो या फिर आप इसके अंदर भी बंद कर सकते हो। तो ये तरीका अच्छा है, लेकिन बंद तो करना पड़ेगा। यहां पे वो सिर्फ ओपनिंग वाले टैग नहीं होते। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो आपको समझ आ ही गया। लेकिन ये JSX है, तो अगर डिवीजन को आप देखेंगे तो डिवीजन क्या है? JSX इंट्रिंसिक एलिमेंट है। ये सारे JSX के एलिमेंट है और हर एक टैग एक ऑब्जेक्ट है। ऊप्स पढ़ चुके हो आप। ये D वगैरह मैंने लगाया तो ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर 3 ऑब्जेक्ट हैं, H1, B और HR। बात समझ में आ गई? अब आपको क्या सर ठीक है, ये तो सारी कहानी तो हमको समझ में आ गई, लेकिन हमको फायदा समझाओ कि JSX से फायदा क्या होगा। एक छोटा सा फायदा भी आप समझ सकते हो। क्या किया मैंने इस रेंडर के अंदर एक वेरिएबल बनाया। जावास्क्रिप्ट आती है आपको, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये वेरिएबल क्यों बनाया, कैसे बनता है वेरिएबल, आपको पता ही है। अब अगर आप अब अपने जावास्क्रिप्ट वाले नॉलेज से बताओ कि मान लो ये एक HTML पेज होता और मेरे पास ये बोल्ड टैग होता जो खाली है बाय डिफॉल्ट। अब मैं चाहता हूं कि इस नम वेरिएबल की जो वैल्यू है 245 ये इस बोल्ड टैग के अंदर दिखनी चाहिए। वो इनर HTML क्या क्या करना पड़ेगी, क्या क्या खिचड़ी पकेगी? वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पहले तो इस बोल्ड को आईडी दोगे, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से इसका ऑब्जेक्ट निकालोगे, फिर ऑब्जेक्ट डॉट इनर टैग्स, इतनी मेहनत करोगे। हाँ, पर ये तो JSX है, ये बोलता है इसके अंदर नम प्रिंट करना है, लगाओ कर्ली ब्रैकेट, खत्म। ये कोडिंग लिखने देगा। ये JSX का सिंटैक्स है। आपको कोई वेरिएबल चाहिए उसके बीच में, कर्ली ब्रेसेस, नम, और आपका वेरिएबल आपको उस बोल्ड टैग के अंदर दिख गया 200। कहां आईडी दूं,
कहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कहाँ वो इनर टैग, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? टूल इसीलिए तो है, तुमको वेरिएबल चाहिए ना वहां, खत्म। बस उस बोल्टेक के अंदर कर्ली ब्रेसेस और उस वेरिएबल का नाम। जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को दोनों को एक ही चीज। हाँ, दिस इज द जेएसएक्स, कि हम यहाँ पे अब कोड लिख पाएंगे और इससे प्रिंटिंग का काम नहीं कर रहा। हाँ, कुछ इस तरीके से समझो कि मैंने इसको कॉपी किया, 2 2 3 4 5, मैंने यहाँ बोला कि num प्लस 24 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 12 मॉडुलस बाय 45, ये सब एग्जीक्यूट हो गए। वो एग्जीक्यूट करके फिर प्रिंट करेगा, बिकॉज आपने वहां पे एक्सप्रेशन लिख रखा है, वहां पे अपनी कैलकुलेशंस लिख रखी है, तो ये सारे कैलकुलेशन भी आपको सपोर्ट देगा। लेकिन हमारे लिए काम आसान हो गया, वो आईडी वाईडी की कहानी कुछ काम की नहीं। अब यहाँ पे यहाँ तो डायरेक्ट वेरिएबल छाप दो, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, वेरिएबल लिख दो, वेरिएबल की वैल्यू दिखा देगा वो तुमको। लेकिन आप ये मत समझो कि कोई चमत्कार कर रहा है, ये कर वही रहा है, इंटरनली तो करेगा वही, बिना इनर टेक्स्ट बिना इनर एस्टिमेल करे ये डेटा वहां बोल्टेक के अंदर आ नहीं सकता। बस आपको नहीं करना है, बस वो खुद का, आप बस बता दो कि मुझे यहाँ ये वेरिएबल चाहिए, कैसे करना है क्या करना है वो रिएक्ट की दिक्कत, वो तुम्हारी दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब इसके अंदर हम बहुत कुछ कोड अब लिख पाएंगे आगे चल के, लेकिन आपको समझना है कि ये HTML नहीं है, ये JSX है। ये कोड आप यहाँ index.html में नहीं लिख पाओगे, है ना। यहाँ मत लिख देना कि यहाँ तुमको जोश आया तो सर यहाँ बोल्ड टैग यहाँ पे मैं ऐसे ना, तो वो तो छाप देगा, एज इट इज छप जाएगा वो, क्योंकि वो तो HTML है, HTML में ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, राइट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन सबको समझ आ गया। कल हमारा, अब ये तो कहानी हम बाद में समझेंगे, कोड लिखना ही है। सबसे पहले हम कल ये समझने की कोशिश करेंगे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी, कंपोनेंट की कहानी, ताकि ये पहले बेसिक प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो। लेकिन हाँ, एक फ्लो आपका समझ आ गया है ना। अब यहाँ पे कैसे कोड लिखना है, कैसे चीजें मैनेज करना है, आपका काम आसान हो जाएगा। यानी कि आप ये समझिए कि वो सारे प्रोग्राम जो आपने जावास्क्रिप्ट में बनाए हैं, जिसमें आपको हो सकता है कि 2 3 घंटे लगे हों, अगर आपको रिएक्ट में आता है तो वो 15-20 मिनट में बन जाएंगे, क्योंकि कुछ करना है नहीं, सब ये ऑटोमेटिक कर देगा। कहाँ खोया हुआ है भाई तू, हैं? फोन 2 बार फोन आ गए तेरे, है ना। नहीं सर, वो तो तू खोया हुआ कहाँ है? अरे सर वो वॉच का ना टाइम बिगड़ गया था, तो वो अच्छा ठीक। तो यही काम आज आप करके देखेंगे। मैंने आपको सब एक एक फाइल एक्सप्लेन करी कि कहाँ पर कौन सी फाइल है क्या नहीं है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.